सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। बच्चों, आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण पुस्तक जिसका नाम रचनात्मक व्याकरण है, आज हम लोग उसके पाठ 2 को पढ़ेंगे। ये वीडियो नंबर 6 है, क्लास 3 हिंदी ग्रामर पार्ट 2। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आप लोगों को मैं पुस्तक के अभ्यास बताऊंगी, उसे पूरा करना बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आज पार्ट 1 में हम लोग सीखेंगे कि हिंदी के अक्षर पहचाने। इस पाठ में हम लोग हिंदी के अक्षर को पहचानेंगे, स्वर व्यंजन को पहचानेंगे, संयुक्ताक्षर को पहचानेंगे, अनुस्वार चंद्रबिंदु को पहचानेंगे। इस तरह से हम लोग हिंदी के सारे मात्राएं, अक्षर सभी कुछ को पहचानेंगे। तो चलो बच्चों, इसे हम लोग वर्णमाला भी कहते हैं, जो आप लोग क्लास 1 में भी पढ़े होंगे, 2 में भी पढ़े होंगे। तो चलिए, वर्णमाला क्या है इसे हम लोग जानते हैं और समझते हैं। वर्णमाला में हम लोग ये जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्णों के भेद को क्या क्या कहा जाता है और उसका हम लोग लिखने में किस प्रकार प्रयोग करते हैं। भाषा के लिखित रूप के लिए इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने भाषा पढ़ा था और इसमें मैंने मौखिक भाषा और लिखित भाषा आप लोगों को समझाई थी। जो भाषा हम लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, जो लिखकर समझाते हैं, लिखने के लिए हम लोगों को वर्णों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। बिना वर्णों के ज्ञान के हम लोग अपनी बात को किस प्रकार लिखकर समझा सकते हैं। इसीलिए हमें वर्णों का सही ज्ञान होना आवश्यक है। वर्णों के सही ज्ञान के साथ साथ हमको उनकी मात्राएं, अनुस्वार, संयुक्ताक्षर, इन सभी बातों का विशेष ज्ञान होना आवश्यक है, जो हम लोग इस पाठ में पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा। वर्ण की परिभाषा क्या होती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार अगर अलग से क लिखा जाए, ज लिखा जाए, घ लिखा जाए, तो ये अलग अलग वर्ण है, ये वर्णमाला नहीं है। इसे जब हम लोग बिल्कुल ऑर्डर वाइज लिखते हैं, जैसे स्वर में भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, अ, आ, ई, इसे जब हम लोग सिलसिलेवार ढंग से लिखते हैं, तो वैसे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। एक स्वर, एक व्यंजन अगर हम लोग इस प्रकार से लिखे तो ये सिर्फ अलग अलग वर्ण है, वर्णमाला नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वर्ण के भेद जानेंगे। वर्ण के भेद कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, जिसे हम लोग स्वर और व्यंजन कहते हैं। स्वर की क्या क्या खासियत है। हिंदी व्याकरण के अनुसार हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अंग और अह को स्वर नहीं कहा जाता, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। जैसे जब हम लोग क लिखते हैं, क एक व्यंजन है, उसके साथ जब हम लोग ये आ की मात्रा लगाते हैं तो शब्द क्या बन जाता है, का। तो ये स्वर की मात्राएं लगती हैं। ठीक है, स्वर की मात्राएं लगती हैं। और जब हम लोग स्वर को बोलते हैं बिना किसी ध्वनि की सहायता से, जैसे जब हम लोग क बोलते हैं, व्यंजन में आता है ना क, ख, ग, घ, अंग, जब हम लोग क बोलते हैं तो इसके साथ साथ हम लोगों को क्या सुनाई देता है, अ। क के साथ क्या सुनाई देता है, अ। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर अ बोलते हैं तो अ के साथ क्या हमें क सुनाई देता है, नहीं सुनाई देता। अ, आ, ये सब जो भी स्वर हम लोग बोलते हैं, उसके साथ हमें किसी और भी अक्षर का बोध नहीं होता। हम जो अक्षर बोलते हैं सिर्फ उसी के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। जैसे ई बोलते हैं, बड़ी ई, तो ये सभी में किसी और व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती, ये बिना किसी ध्वनि की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। ये स्वर की विशेषता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन को हमेशा हम लोग स्वर की सहायता से बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि अगर हमें क का उच्चारण करना है तो क के साथ हमें
क में हलंत लगाएंगे, क आधा हो जाएगा और अ हो जाएगा। अ एक स्वर है और क क्या है, व्यंजन। तब जाकर ये संपूर्ण क बनता है, तब जाके ये पूरा क बनता है। अगर क से अ हटा लिया जाए तो ये क जो है वो आधा हो जाएगा। तो बिना किसी स्वर की सहायता से व्यंजन आधा होता है। जब उसके साथ स्वर जुड़ जाता है तब जाकर वो व्यंजन पूरा लिखा जाता है। ठीक है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। सारे स्वरों से मात्राएं लगाई जाती हैं और स्वर जो है बिना किसी ध्वनि के उच्चारण के बोला जाता है। व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोली जाती है और व्यंजनों की संख्या 33 है। देखिए, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि स्वर 11 होते हैं और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि सारे स्वरों से मात्राएं बनती हैं। तो मात्राएं किस प्रकार बनती हैं, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला स्वर है अ। अ से कोई मात्रा नहीं बनती, तो अ को इसी प्रकार लिखा जाता है। ठीक है। और अगर व्यंजन के साथ लिखेंगे तो क का क ही रह जाएगा, क्योंकि क आधा है और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, स्वर। तो व्यंजन के साथ जब स्वर जुड़ा हुआ है तो क, आधा क और पूरा अ मिलकर बन जाता है क। अब यहाँ लिखा है आ। आ की मात्रा होती है। आ की मात्रा कैसी होती है, इस प्रकार से। जब हम क में आ की मात्रा लगाएंगे तो क के साथ जब हम आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, का। अब यहाँ पे देखिए, छोटी छोटी की मात्रा किस प्रकार होती है। हम लोग जब मात्रा लगाते हैं छोटी की तो इस प्रकार से लगाते हैं। तो ये छोटी की मात्रा जब हम क के साथ लगाते हैं, क के साथ जब हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, की। ये है बड़ी, बड़ी की मात्रा। जब क के साथ हम लोग बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा की। उ, ये है उ की मात्रा। जब क के साथ हम लोग उ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा कु। ये है बड़ी उ की मात्रा। इसकी मात्रा इस तरह से होती है। जब क के साथ हम लोग बड़ी उ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा कु। ये री की मात्रा है। री की मात्रा इस प्रकार से लिखी जाती है और री की मात्रा जो है वो किसी भी अक्षर के नीचे लगाई जाती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा क, ठीक है, और प्लस री की मात्रा। तो जब मात्रा लगेगी तो बन जाएगा इस प्रकार से क्री। ए की मात्रा इस प्रकार लिखी जाती है। जब क में ए की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा के, है ना। अब आगे आते हैं। ए की मात्रा, इसकी मात्रा इस प्रकार, इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है। इसमें जैसे ए में हम लोगों ने एक मात्रा लगाई है, ए में 2 मात्रा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक मात्रा पहले से है, तो ये हो गया ए। जब हम लोग क के साथ ए की मात्रा लगाते हैं तो बन जाता है कै। ये है ओ की मात्रा, ये इस प्रकार से लिखी जाती है। जब क के साथ हम लोग ओ की मात्रा लगाते हैं तो बन जाता है को। ये है औ की मात्रा। जब क के साथ हम लोग औ की मात्रा लगाते हैं तो बन जाता है क। आप लोगों को मैंने बताया कि अ से लेके आ तक हम लोग स्वर पढ़ते हैं, लेकिन इसमें अंग और अ नहीं दिया गया है। अंग अनुस्वार होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और अ में जो ये मात्रा होती है, अ में ये 2 डॉट होता है ना, अ की मात्रा इस प्रकार से होती है। इसे विसर्ग कहा जाता है। पर अभी आप लोगों को विसर्ग के बारे में नहीं पढ़ना है, तो हम लोग
अनुस्वार, अनुनासिक और संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, स्वरों की मात्राएं मैंने आप लोगों को समझाई। स्वरों की मात्राओं में आप लोगों ने देखा होगा मैंने अंग का प्रयोग नहीं किया है और अह का भी प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, अंग जो है उसे अनुस्वार कहा जाता है और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है और अह में जो हम लोग 2 बिंदी लगाते हैं उसे विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पहले जानेंगे, फिर जानेंगे कि संयुक्ताक्षर क्या होता है। जब 2 अक्षर एक साथ मिल जाते हैं, 2 व्यंजन जब आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं तब एक नए अक्षर का निर्माण होता है, वो हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे। पहला है अनुस्वार। अभी जो मैंने आप लोगों को स्वर की सारी मात्राएं समझाई थी उसमें आपने देखा मैंने अंग का प्रयोग नहीं किया, अ का प्रयोग नहीं किया। अ को विसर्ग कहते हैं, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब हम लोग अनुस्वार को जानते हैं। अनुस्वार, ये अंग आप लोग लिखते हैं ना स्वर में, अंग को अनुस्वार कहा जाता है। अंग की जो मात्रा होती है इसे अनुस्वार कहते हैं। ये किसी भी अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ह के ऊपर अनुस्वार और स बन गया हंस। ठीक है, जब हम लोग ह व्यंजन का उच्चारण करेंगे उसके साथ ये अंग का उच्चारण भी हम लोग उसके साथ जोड़ देंगे, तो ह प्लस अंग की मात्रा बन गया हंस, हंस। व के ऊपर अंग की मात्रा वंश, वंश। क के ऊपर अंग की मात्रा कं और धा, कंधा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग अनुनासिक, जब आप लोग शब्द लिखते हैं तो आप लोगों ने कई बार चंद्र बिंदु का भी प्रयोग किया होगा, है ना। चंद्र बिंदु भी किसी भी वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, किसी भी वर्ण के नीचे उसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसे चंद्र बिंदु को हम लोग अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक और चंद्र बिंदु दोनों इसी मात्रा का नाम है। ठीक है, जैसे आ के ऊपर, आ क्या है, स्वर। आ क्या है, स्वर। आ के ऊपर मैंने चंद्र बिंदु लगा दिया और यहाँ एक व्यंजन लिखा मैंने ख, आंख। ऐसे अगर ये चंद्र बिंदु हटा देते हैं तो बन जाएगा आंख, लेकिन हम लोग आंख नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, आंख। इसमें ये चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। यहाँ पे भी अंग का अनुस्वार जो हम लोगों ने किया इसका उच्चारण आता है। ठीक है, आंख, 5, कांच, चांद। इस प्रकार से चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, अनुस्वार का भी प्रयोग और चंद्र बिंदु का प्रयोग। किसी भी वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी कोई पदेन मात्रा नहीं होती, यानी ये किसी भी अक्षर के नीचे, किसी भी शब्द अक्षर के नीचे नहीं लगाया जाता। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन की ओर। व्यंजन में भी आपने पढ़ा क, ख, ग, घ, अंग, ये सारे व्यंजन हैं। क के साथ भी अ जुड़ा हुआ होता है, ख के साथ भी अ जुड़ा हुआ होता है, तो ये सारे व्यंजन हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है, आप यहाँ बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने क लिखा है। क आधा है, जब ये हलंत, ये जो मात्रा मैंने, ये जो आपको टेढ़ी लकीर दिखाई दे रही है सारे वर्णों के नीचे, ये है हलंत, इसे हलंत कहते हैं। जब क के नीचे हलंत लग गया इसका मतलब क आधा हो गया। जब आधा क और मूर्धन्य श एक साथ जुड़ जाता है तो बन जाता है अक्षर, अक्षर बन जाता है। और इस अक्षर शब्द से हम लोग शब्द बना सकते हैं क्षमा, क्षत्रिय। ठीक है, जब ये आधा त और र ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो शब्द बन जाता, अक्षर बन जाता है त्र। और त्र से हम लोग शब्द बना सकते हैं पत्र, त्रिशूल, ज
के नीचे भी हलंत लगा हुआ है। जब आधा हो गया ज और इय, जब हम लोग इसे आपस में जोड़ते हैं तो वर्ण बन जाता है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञानी, अब है तालव्य श। तालव्य श के नीचे भी हलंत लगा हुआ है और उसके साथ र व्यंजन जुड़ा हुआ है। तालव्य श आधा है और र पूरा है। जब आधा तालव्य श और र जुड़ जाता है तो बन जाता है श्रव। श्रम, परिश्रम, इस प्रकार आप लोगों ने देखा जब दो व्यंजन आपस में जुड़कर नए व्यंजन का निर्माण करते हैं और इसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्रव। बच्चों, अभी आपने संयुक्त व्यंजन जाना। संयुक्त व्यंजन के साथ अभी हम लोग अब संयुक्ताक्षर के बारे में जानेंगे। संयुक्त व्यंजन में हम लोगों ने क्या देखा? क और श मिलकर के एक नए व्यंजन का निर्माण कर रहे थे। त और र मिलकर त्र बना रहे थे। आधा ज और य मिलकर ज्ञ बना रहे थे। आधा तालव्य श और र मिलकर श्र बना रहे थे। ठीक है, और इससे मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिए। अब हम लोग संयुक्ताक्षर की ओर चलते हैं, जिससे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि च व्यंजन जो है उसके नीचे हलंत लगा हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि च जो है वो आधा है। च क्या है? वो आधा लिखा गया है। तो ये आधा च इस प्रकार लिखेंगे और ये च पूरा है, इसे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, इससे हम लोग एग्जाम्पल क्या बना सकते हैं? ऐसा क्या बना सकते हैं जिसमें ये आधा च और पूरा छ जो है वो आ जाए। बड़े हमेशा बच्चों को क्या सिखाते हैं कि हमें सच्चा बनना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो सच्चा शब्द अगर हम लोग लिखते हैं स, ये आधा च और ये पूरा च मिलकर क्या बन गया? सच्चा। इस तरह से कच्चा, बच्चा। ठीक है, इस तरह से कई सारे और शब्द बनाए जा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर लिखा है आधा ल, क्योंकि ल के नीचे हलंत लगा हुआ है। तो ल के नीचे जब हलंत लगा हुआ है तो ल क्या हो गया? आधा। और ये ल पूरा है, ये बन गया पूरा ल। आधा ल और पूरा ल को मिलाकर हमें एक शब्द बनाना है। क्या बना सकते हैं? बल्ला। बैट खेलते हो ना, बैट से आप लोग खेलते हो ना बॉल को। बैट को हिंदी में बल्ला भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है न। न के नीचे हलंत लगा हुआ है और साथ में पूरा न लिखा हुआ है। तो ये आधा न, जब ये हलंत लगा है तो हम यहाँ लिखेंगे आधा न, और ये है पूरा न। अब ये आधा न और पूरा न, इसे मिलाते हुए आप शब्द बनाइए। क्या लिख सकते हैं? अन्न। अन्न का अर्थ क्या होता है? अनाज, है ना। तो यहां आपने देखा। अब देखिए नेक्स्ट है आधा स और पूरा व। जब यहाँ स के नीचे हलंत लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? आधा स। और ये क्या है? व। इससे हम लोग क्या शब्द बना सकते हैं? स्वदेश। स्वदेश का अर्थ होता है अपना देश, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है त और त के नीचे हलंत है प्लस पूरा त लिखा गया है। तो यहाँ हो जाएगा आधा त और ये हो जाएगा पूरा त। अब ये इससे आधा त और पूरा शब्द पूरा त से मिलाते हुए हम लोगों को एक शब्द बनाना है। क्या बना सकते हैं? पत्ता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ म के नीचे हलंत लगा हुआ है तो म हो गया आधा और उसके साथ फिर पूरा म लिखा हुआ है। तो हम लोग पहले आधा लिखेंगे म, क्योंकि यहाँ म के नीचे क्या लगा हुआ है?
हलंत आधा म, फिर लिखेंगे पूरा म। अब इसे हमें शब्द बनाना है। आधा म और पूरा म से हम लोग क्या शब्द बना सकते हैं? अम्मा। इसमें म के बाद हम लोग यहाँ आ की मात्रा लगाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे त के बाद लगाए थे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क के नीचे भी हलंत लगा हुआ है और साथ में लिखा है ख, तो ये क आधा लिखेंगे और ये ख पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो इससे अब हमें शब्द बनाना है। क्या लिख सकते हैं? मक्खी। इसमें क और ख का प्रयोग किया गया है। अब है यहाँ पे आधा स, आधा यहाँ तो आपको पूरा दिख रहा है, लेकिन इसमें ये क्या लगा हुआ है? हलंत। तो ये एक स हो गया आधा और फिर हो गया त, स्त। इससे हम लोग बना सकते हैं शब्द अस्त। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, यानी डूबता है। तो इस तरह से हम लोग संयुक्ताक्षर में आधे और पूरे व्यंजन से मिलाकर शब्द बना सकते हैं।